झील पर महसूस किए हुए अनुभव से अर्जुन, अंकित और यश हैरान थे। अर्जुन को साइंस के इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, पर आज के विस्मय भरे उस झील के इलाके में हुई मौसम परिवर्तन की झलक से अर्जुन खुद ही हैरान था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अंधेरा बढ़ चला था। तीनों हाँफते हुए जैसे ही रोड को क्रॉस करके अपने स्कूटर के पास जा रहे थे कि तभी एक कुर्ता पजामा पहना हुआ व्यक्ति उन्हें आश्चर्य से देखने लगा और उनके पास आने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने उसे देखकर थोड़ा घबराहट और हैरानी महसूस की कि यह व्यक्ति कौन है और क्यों हमारा पीछा कर रहा है। अंकित और यश ने भी उस व्यक्ति को देखा और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति अब उनके एकदम पास आ चुका था। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वो व्यक्ति बोला, सुनो, तुम लोग जहां पर गए थे वो जगह बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस गुत्थी को सुलझाने में कि तुम्हें इस तरह का अनुभव क्यों हुआ था। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और दोबारा इस जगह पर मेरी इजाजत के बगैर आने की कोशिश मत करना। अर्जुन बोला, आप कौन हैं और ये सब बातें हमसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाइए, हमें हॉस्टल जाना है। और अंकित जल्दी से स्कूटर चालू करके तीनों दोस्त हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी वह उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और यह बात भी उसे पता चल जाती है। यह बच्चे आईआईटी खड़गपुर के हॉस्टल में रहते हैं। अंकित स्कूटर को इतनी तेजी से लेकर हॉस्टल पहुंचता है कि 5 मिनट के अंदर ही वह तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जल्दी से स्कूटर को पार्किंग में लगाकर तीनों तेज कदमों से अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन के कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी यश कहता है, यार वो आदमी कौन था और हमारे साथ जो सब हुआ उसके बारे में कैसे जानता था? बड़ा मिस्टीरियस बंदा था। तभी अंकित ने कहा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये सब कुछ क्या हुआ। वहां झील पर मैंने कभी अपने साथ ऐसा अजीब होते नहीं देखा। वहां पर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक वो स्टॉर्म आया, लीव्स उड़ने लगी और हमें सब कुछ दिखना बंद हो गया। तभी अर्जुन ने कहा, सच में यार 3 इयर्स हो गए और इतना स्ट्रेंज इस रूट पर पहले कभी फील नहीं किया मैंने। और वो वाइट कुर्ते वाला बंदा भी बड़ा अजीब लगा। आई थिंक हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाहता था। हो सकता है वो बता सके उस झील का रहस्य क्या है। तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उनका दरवाजा बजता है। अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़का जो उन्हीं के कॉलेज का था वह बाहर खड़ा हुआ दिखा। लड़का अंकित को देखकर बोला कि डिनर का टाइम हो चुका है और वार्डन ने तुम तीनों को बुलाने के लिए भेजा है। अंकित समझ गया कि लाल सिंह अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए परेशान करेगा। रूम को लॉक करके तीनों मेस की ओर बढ़ जाते हैं। यश कहता है कि वार्डन हमें बहुत डांटेगा क्योंकि हम डिनर के लिए बहुत लेट हो गए हैं, पर वहां तो कुछ और ही नजारा था। उनके पहुंचते ही लाल सिंह ने कहा, अरे आ गए तीनों, बैठो बच्चों, खाना ठंडा हो जाएगा। और अर्जुन के आगे कुर्सी सरका दी। तीनों उसके इस बर्ताव से अचकचा गए कि इसे क्या हुआ। हमेशा लेट होने पर तो डांट लगाता है,
और आज खुद खाना सर्व कर रहा है। डरते डरते तीनों ने खाना खाया और जाने लगे तो बोर्डन बोला, तुम पर मेरी नजर है, हर समय हर जगह। हा हा हा। नो हैरान परेशान से कमरे में लौट गए। फिर अर्जुन ने बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें रेस्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। हो सकता है इन सब मैटर्स में हम ओवर थिंकिंग कर रहे हों। और अंकित यस दोनों गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अर्जुन भी बेड पर लेट जाता है पर उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में वही झील, तेज हवाएं, उड़ते हुए पत्ते और वो आदमी, यही सब घूमने लगता है। और यश की बातें पहले से ही अजीब थी। अर्जुन सोचने लगता है कि उस दिन यश को कौन सी लेडी की आवाज आई थी। यक्षिणी। उसके बारे में अंकित ने बताया था कि वो सच में होती है। और क्या था? लेट मी सर्च। और अर्जुन अपना लैपटॉप खोल लेता है। अर्जुन ने उसमें यक्षिणी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टाइप किया और देखते ही देखते सब जानकारी और पेज खुलने लगे जिनमें यक्षिणी के बारे में लिखा था। अर्जुन को साइंस के बाहर पहली बार किसी टॉपिक में इतनी दिलचस्पी हुई थी। वह पढ़ता गया और उसे यह भी पता चला कि यह सच में होती है और यक्षिणी साधना करने से इनको सिद्ध भी किया जा सकता है और उनसे मिला भी जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को जो भी चाहिए यक्षिणियां उन्हें वो सब कुछ दे सकती हैं। अर्जुन सोचने लगा कि यश का सपना सच है या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन झील के किनारे पर कुछ तो ऐसा रहस्यमय जरूर है जिसकी वजह से उनके साथ वो घटना हुई। उसके मन में यह सवाल उठा कि कहीं झील के किनारे यक्षिणी तो नहीं रहती। तभी यश हमेशा किसी औरत की आवाज सुनाई देने का कहता है, पर वह औरत मुझे या अंकित को क्यों नहीं पुकारती? यश को ही क्यों यह सब सुनाई देता है? अर्जुन पढ़ते पढ़ते गहराई में चला जाता है कि यक्षिणी साधना कैसे की जाती है और इसके फायदे नुकसान क्या है। उसके मन में उसी कुर्ते पजामे वाले व्यक्ति की छवि बार बार आती है कि वह कौन था और उस सुनसान इलाके में बिना किसी काम के क्यों था और हमको क्या महसूस हुआ, वह कैसे जानता था। अर्जुन का इतनी बातों को सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया था। उसने उस समय सो जाना ही उचित समझा और अपना लैपटॉप बंद करके सो गया। थकान के कारण तुरंत उसकी आंख लग गई और वह एक सपना देखने लगा। रात के काले अंधेरे में अर्जुन एक सुनसान सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह की मोतियों की मालाएं रखी हुई हैं और एक थाल में साड़ियों का ढेर लगा है। एक थाल में सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ियां, काजल और 16 श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है। सामने हवन कुंड है। एक आसन पर बैठे अर्जुन की आंखें बंद है और वह ध्यान मगन होकर कुछ विशेष प्रकार के मंत्र का जाप कर रहा है। फिर धीरे धीरे पूनम का चांद ऊपर आसमान में चढ़ने लगता है और देखते ही देखते अपनी चमक से पूरे नवमंडल को रोशन कर देता है। अर्जुन की आंखें अब भी बंद है। उस देर के बाद पायलों की झनक का स्वर उठता है और वातावरण में तेज इत्र की खुशबू महकने लगती है। एक हल्की गुलाबी सी ओढ़नी उड़कर हवाओं की खुशबू को खुद में समेटे हुए अर्जुन जहां बैठा है उसी दिशा में बढ़ती जा रही है। अचानक तेज बिजलियां कड़कने लगी और बादलों की गर्जन होने लगती है। फिर भी अर्जुन अपनी साधना में लीन है। किसकी साधना कर रहा है अर्जुन? कि तभी भयंकर अट्टहास की ध्वनि सुनाई देती है। एक विकराल रूप वाली औरत अर्जुन के पास बैठी है। उसके पास लगे आसन पर भी अर्जुन अपनी आंखें बंद किए रहता है। उसके बंद आंखों के बाद भी
उसे डराने के लिए वह महिला तरह तरह के भ्रमजाल रचती है और इल्यूजन का सहारा लेती है, किंतु अपनी साधना में लीन अर्जुन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ध्यान में मग्न है। इतने प्रयासों के बाद भी अर्जुन की अटलता देख वह महिला अपने रूप को बदल लेती है और एक सौम्य सी सुंदरता की प्रतिमूर्ति बन जाती है और वातावरण फिर से मधुरम बन जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, समस्त दिशाओं से खुशबू बिखर जाती है। अर्जुन की साधना अब भी अनवरत जारी है कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, एकदम मिश्री सी मीठी। तुम्हारी साधना और प्रबल इच्छा शक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं कनकावती यक्षिणी तुम्हें इच्छित वर प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। और अर्जुन अपनी आंखें जैसे ही खोलता है कि एक मच्छर उसके गाल पर काटता है और उसका वह दिव्य और अद्भुत स्वप्न समाप्त हो जाता है। अर्जुन हक्का बक्का होकर अपने आसपास चारों ओर देखता है, किंतु अपनी किताबें और कमरे की चार दीवारी के अलावा वहां पर कुछ नहीं होता। अर्जुन अपनी आंखें मलता है और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, फिर दौड़कर दरवाजा खोलकर पूरे कॉरिडोर में नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं था। गेट लगाकर पुनः वह अपने बेड पर बैठता है और अपना सिर पकड़ लेता है कि यह सब एक बहुत अजीब सा सपना था और यक्षिणी साधना मैं कैसे कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। फिर घड़ी देखता है तो उसमें सुबह के 5 बजे हुए थे। अर्जुन फिर से सोने की कोशिश करता है, किंतु उससे नींद कोसों दूर है। इधर अंकित और यश घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। अर्जुन नींद नहीं आने के कारण फिर अपने लैपटॉप को खोलकर कुछ से संबंधी टॉपिक्स पढ़ने लगता है, पर बार बार उसका ध्यान लैपटॉप के ऊपर सर्च आइकन में लिखे यक्षिणी के आर्टिकल पर आकर्षित होता है। अर्जुन फिर से यक्षिणियों के विषय में और अधिक जानने को उत्सुक हो उठता है और वही पेजेस खोल लेता है। यह क्या लिखा है यहाँ पर? पहले चंद्रयान व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कोर भोजन, दूज को 2 कोर, इस प्रकार 1-1 कोर भोजन पूर्णिमा तक करके पूर्णिमा के बाद 1-1 कोर कम करते हुए व्रत किया जाता है। इसमें 1 कोर भोजन के अलावा कुछ नहीं लिया जाता। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में महामृत्युंजय 51,000 तथा कुबेर यंत्र 51,000 कर भगवान भूतनाथ शिव जी से आज्ञा ली जाती है। यह तो यक्षिणी साधना की करने की विधि है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या लिखा हुआ है? यक्षिणी साधना को करने की विधि। तो यक्षिणियां 8 टाइप्स की होती हैं और सभी अलग अलग वर देती हैं और इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन साधना करना बहुत मुश्किल है। खैर, ऐसा कोई काम नहीं जो अर्जुन अग्रवाल ना कर सके, पर मुझे तो यह साधना वगैरह करनी भी नहीं है। सब्जेक्टिव पर ध्यान देता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन अपना लैपटॉप बंद कर लेता है। क्या अर्जुन जाने अनजाने में एक अलौकिक शक्ति की ओर खींचा जा रहा था, या फिर होगा कुछ ऐसा जो उसने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था? आचार्य ब्रह्मज्ञ शुक्ल का घर हफ्ते के 5 दिन बिल्कुल बंद रहता था, लेकिन शनिवार और रविवार को लोग आते जाते रहते थे। बहुत बड़े परिसर में फैला उनका घर हरियाली से भरा हुआ था और पीछे एक तहखाना था, जिसके गलियारे से होते हुए था उनका मुख्य कक्ष, जिसमें आचार्य विभिन्न पूजाएं और साधना किया करते हैं। आचार्य ब्रह्मज्ञ एक उच्च कोटि के टीचर रह चुके थे और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में तंत्र शास्त्र का अध्यापन कार्य कर चुके थे।
लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि उन्होंने शिकागो छोड़कर अपने घर और अपने परिवार के साथ बंगाल में बस गए। आज रविवार का दिन था। आचार्य ब्रह्मज्ञ अपने घर की बालकनी में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। उनके चौकीदार ने आकर कहा, आचार्य श्री, कोई लड़का है गेट पर, बार बार आपसे मिलना है ऐसा कह रहा है। मैंने उसे मना किया कि आप व्यस्त हैं, फिर भी जिद पर अड़ा हुआ है कि मिले बिना जाएगा नहीं। हाँ, क्या उम्र है उसकी? आचार्य ने अपनी नजरें नीचे किए हुए ही कहा, यही कोई 19-20 साल का होगा, कॉलेज का लगता है देखने में। चौकीदार बोला, उसे अगले हफ्ते आने को कह दो 2 जोड़ी कपड़ों के साथ। आचार्य बोले। चौकीदार थोड़ा हैरान हुआ कि कपड़े क्यों मंगवा रहे हैं, पर वह कुछ बोला नहीं। उसने यह सब पहले भी देखा हुआ था कि कभी किसी से चश्मे मंगवाना, कभी पर्स या फिर कोई किताब। बस वो तो ईमानदारी से आचार्य के घर में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था, बिना कोई सवाल जवाब किए। चौकीदार दरवाजे पर आया और लड़के से बोला, आचार्य श्री आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे, और हाँ, 2 जोड़ी कपड़े लेकर आइएगा, आप जब आओ तब। लड़का बोला, क्या वो मुझसे बस 5 मिनट के लिए नहीं सकते? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज माफ कीजिए। मैं उनके यहाँ 7 सालों से हूँ, पर आज तक वो किसी से बिना मर्जी के नहीं मिले। वो आज नहीं मिलेंगे आपको, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जो आचार्य श्री ने कह दिया वही पक्का समझिए। चौकीदार बोला। लड़का मुंह लटकाए जाने लगा। इतने में आवाज आई, यस दीक्षित, रुक जाओ। यस पीछे मुड़ा तो देखा दरवाजे के पास आचार्य ब्रह्मज्ञ स्वयं खड़े थे। आचार्य बोले, इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, अगले हफ्ते तक रुको, उसके पश्चात समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी यहाँ से जाओ, शाम बढ़कर रात में बदल जाए उससे पहले चले जाओ। याद रहे 2 जोड़ी कपड़े। और आचार्य पुनः अपने घर के अंदर चले गए। यस हैरान सा उन्हें देखता रह गया कि मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, फिर यह कैसे मुझे जानते हैं। और यस को उनका चेहरा देखा देखा लगा। वह दिमाग पर जोर डालने लगा कि कहाँ देखा था, पर कुछ याद नहीं आया। यस ने उनकी बातों पर गौर किया। शाम बढ़कर रात ना हो जाए तब तक चले जाओ, मतलब रात को मेरा बाहर होना सही नहीं है। और यस जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ साइकिल के पास आया और तेज साइकिलिंग करता हुआ हॉस्टल पहुंच गया। यस को किसी ने आचार्य के बारे में बताया था कि वह इंसानों के रहस्यमय सवालों और सपनों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। बस इसलिए अकेला घर पूछता पूछता यहाँ तक पहुंच गया। आचार्य का घर कॉलेज के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर यस 2 जोड़ी कपड़े मंगवाने का कारण नहीं समझ पा रहा था। उधर चौकीदार बहुत अचरज में था और सोच रहा था कि आज आचार्य श्री ने पहली बार किसी को खुद आकर जवाब दिया था, मना करने के बाद भी। पर वो भी बिना कुछ बोले फिर से अपने काम में लग गया। रात हो गई थी। यस अर्जुन और अंकित को साथ लेकर समय से मेस में डिनर के लिए आ गया था। तीनों ने खाना खाकर थोड़ा टहले। यस ने सोचा कि इन दोनों को भी आचार्य के बारे में बताऊं, लेकिन फिर वह ये सोचकर रुक गया कि मिलने के बाद ही सब कुछ बताऊंगा। अभी ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि यस बहुत अंधविश्वासी है। इधर कॉलेज में अंकित, अर्जुन और यस रोज की तरह अपनी पढ़ाई और दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। यस को रात में अजीब अजीब सपने आते रहते हैं जिनसे वो बहुत परेशान हो उठता है। आचार्य के यहाँ गए उसे 6 दिन बीत चुके थे, पर उनके यहाँ से लौटने के बाद से यह सिर्फ कॉलेज कैंपस में ही रहता था, क्योंकि उन्होंने उसे सावधान और सतर्क रहने को कहा था। अर्जुन और अंकित कई बार कहते कि चल कहीं घूम आए, तो यश कुछ ना कुछ बहाने बनाकर जाने से मना करता रहता। आखिर 7 दिन पूरे हुए और वह दिन आ ही गया जब उसे आचार्य ब्रह्मज्ञ ने मिलने बुलाया था।
यस रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ। खाना खा पीकर अपने कमरे में चला गया। वो अर्जुन और अंकित को यह सब अभी नहीं बताना चाहता था। निकलने से पहले उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बैग में पैक करे और चुपचाप दोपहर के समय जब सब लड़के अपने अपने कमरों में थे, हॉस्टल से बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर आचार्य श्री के घर पहुंच गया था। घर के बाहर उतरकर साइकिल पार्क की और बेल बजाई। चौकीदार ने गेट खोला और उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही 2 जोड़ी कपड़ों वाला लड़का है। उसने यश को अंदर आने को कहा तो यश हैरान सा हुआ और बोला, अंकल आज नहीं रोकोगे मुझे? नहीं बेटा, आज आपको आचार्य श्री से मिलने के लिए उन्होंने स्वयं बुलाया है। यश वहां लगी कुर्सी पर बैठ गया और चौकीदार आचार्य श्री को बुलाने जाने लगा। वह तहखाने में जाकर वहां लगी घंटी को बजाकर आया। आचार्य श्री उस समय तहखाने के पूजा साधना कक्ष में थे। तकरीबन 5 मिनट बाद एक जवाबी घंटी की ध्वनि सुनाई दी। चौकीदार ने गेट के पास जाकर बोला, आचार्य श्री, 2 जोड़ी वाला कॉलेज वाला लड़का आया है। कि तभी आचार्य बोले, यस दीक्षित, भेज दो कक्ष में। चौकीदार ने बाहर आकर यश को जाने को कहा। उस खास कक्ष में चौकीदार या किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल आचार्य ब्रह्मज्ञ और उनकी मर्जी से जा सकने वाले लोग ही अलाउड थे। यश को चौकीदार तहखाने तक ले आया और फिर वो तुरंत बाहर निकल गया। यश अकेला उस कक्ष के बाहर खड़ा हुआ था। धीरे धीरे वह कक्ष के ओर बढ़ने लगा और अंधेरे से भरे इस तहखाने से कक्ष में पहुंच गया। कक्ष का गेट खोलते ही नीचे सीढ़ियां दिखी, जहां से नीचे उतरकर वह कक्ष में पहुंच गया। पूरे कमरे में अगरबत्तियों की सुगंध भरी हुई थी और धुएं के कारण शुरू में दिखना मुश्किल हो रहा था। यह अपना बैलेंस बनाते हुए सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे तल पर पहुंच गया। तभी आवाज आई, आओ यश, 4 कदम बाएं चलकर वहां लगे आसन पर बैठ जाओ और सामने आधे मीटर दूर उन 2 जोड़ी कपड़ों को रख दो। यश ने हाँ कहा और फिर आचार्य जी बोले, याद रहे, कोई सवाल जवाब नहीं जब तक मैं तुमसे कुछ बोलने को ना कहूं। पर मेरे सपनों का राज जानना है मुझे। शांत अवश्य मिलेगा, किंतु इस पूजा के पश्चात ही मौन साधे रहो और अपनी आंखों को सामने बने मंडल की दिशा में रखो। आचार्य ब्रह्मज्ञ ने यश के आने के पहले ही सारी पूजा संबंधी तैयारी की हुई थी और उन्हें पहले से ज्ञात था और यश किस समय आएगा। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से सब कुछ जाना हुआ था कि यश की आत्मा को तांत्रिक ने अपने बस में करके यक्षिणी साधना को पूर्ण करना चाहता है। इसलिए तो वह यश को इस सब से बचाना चाहते थे। मंडल की ओर नजरें रखे हुए यश ध्यान से पूजा की विधियों को देख रहा था, किंतु उसे केवल मंडल और पूजा सामग्री नजर आ रही थी, आचार्य श्री नहीं, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। महाकाली का स्मरण कर आचार्य ब्रह्मज्ञ ने एक अभिमंत्रित मोली यश के दाएं हाथ में बांध दी। फिर उन कपड़ों को जिन्हें यश लाया था, इन पर कुमकुम और चावल का छिड़काव किया। गंगा जल से एक अंजूरी भरकर कपड़ों पर डालते ही उनमें से नीले रंग का धुआं उठने लगा। यह सब देखकर यश हैरान और विस्मित हो उठा। यह क्या था? कपड़ों से धुआं, और फिर धीरे धीरे कपड़े हवा में ऊपर उठने लगे और नीला धुआं सारी दिशाओं में फैलने लगा। फिर से कपड़े मंडल में आकर गिर पड़े और मंडल के सामने रखे एक पानी से भरे बड़े बर्तन में हलचल होने लगी। आचार्य ने जैसे ही उसमें गंगा जल डाला और वह पानी एक शीशे की तरह चमकने लगा। उसमें एक काले कपड़े पहने हुए आसन पर बैठे व्यक्ति की छवि उभरी, जिसे देखते ही यश के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, यह तो वही सपने वाला तांत्रिक है जो झील के किनारे दिखा था और यक्षिणी साधना कर रहा था। ओह माय गॉड!
पर आचार्य के निर्देशानुसार वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। फिर उस पानी में वो सब दिखने लगा जो यश को पता नहीं था, जो कि उसके पापा के साथ हुआ था। वह एक फिल्म की तरह समय चलने लगा और सारा घटनाक्रम यश को दिख गया। और वह जान चुका था कि उसके पापा को एक तांत्रिक ने आर्थिक रूप से और अक्षम बना दिया था। यश के मन में गुस्सा और दुख भर गया। अब धीरे धीरे कमरे का अंधेरा छटने लगा और पूरा कमरा एक अद्भुत रोशनी से भर गया। यश को कमरे की प्रत्येक वस्तु साफ दिखने लगी थी और आचार्य ब्रह्मज्ञ का मुखमंडल भी स्पष्ट हो चुका था। यश का दिमाग कौन था? ओह, तो उस दिन झील के रास्ते पर मिला वह सफेद कुर्ता पजामा पहना व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं आचार्य ब्रह्मज्ञ थे। आचार्य ने यश के मन को पढ़ लिया था तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। यश से बोले, अब पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे? तभी यश बोला, कोई सवाल नहीं है आचार्य जी। इस पूजा के माध्यम से मेरे कई सवाल हल हुए। यश को सपने इसलिए आते थे कि उसकी आत्मा को तांत्रिक अघोरेश ने उसके पिताजी को पैसे देने के लोभ देकर स्वयं के बस में करने का प्रयास किया था। और उस दिन झील के किनारे आचार्य जी एक तंत्र पूजा को खत्म करने के बाद बचे अवशेषों को विसर्जित करने के गए थे कि तभी उनकी नजर जैसे ही यश पर पड़ी और उसके आसपास उपस्थित ऋणात्मक अदृश्य तरंगों को महसूस करके आचार्य ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु तीनों झील पर हुए अनुभव से डरकर वहां से भाग छूटे थे। अब क्या होगा जब यह सपनी और आचार्य ब्रह्मज्ञ की मुलाकात और सपनों के रहस्य को अर्जुन और अंकित को बताएगा? और अंकित पर आने वाली मुसीबत क्या उसकी जिंदगी पर खतरा बन जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।